गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बेटा, इसी की 2.1 मैंने इसका कराया था, 2.2 चल रहा है इसका। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है बेटा, ये लिबरलिज्म होता क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी टू अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism. लिबरलिज्म होता क्या है बेटा? लिबरलिज्म, द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लेटिन रूट लिबरल। लिबरल होता है मीनिंग्स फ्री। क्या होता है बेटा? फ्री होना। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का मीनिंग ये दिखाया गया कि जो भी लोग हैं वे सब उसके लिए सब जो फ्री रहें, इंडिविजुअली रहें और इक्वलिटी हो सबके लिए। क्या हो? इक्वलिटी। पोलिटिकली इट इज एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। जो भी गवर्नमेंट हो कंसेंट से हो। किससे हो? कंसेंट से। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलाइजेशन हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलाइजेशन आएगा तो एंड होगा किसका? ऑटोक्रेसी का। ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। और जो गवर्नमेंट बनेगी वो पार्लियामेंट के थ्रू बनेगी। 19th सेंचुरी लिबरल्स आर आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और सबको 19th सेंचुरी में इंसिस्ट किया गया है कि सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स मिले। ठीक है, उनके मालिक हो, ओनर हो। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज जानते हो क्या होता है? राइट टू वोट। क्या होता है? राइट टू वोट, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, वो वाली बात करें। लेकिन ऐसा नहीं था। यू विल रिकॉल इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांच which marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was guaranteed exclusive to property owning man. फ्रेंच अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो सिर्फ जो जिसके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही मैन वोट दे सकता था, अदरवाइज और कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। ये अंडरलाइन किया हुआ मैंने आपको, जो मैंने अंडरलाइन किया बेटा अब वही उसी के नोट्स बनाए कॉपी के अंदर। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस मैन के पास प्रॉपर्टी होती थी और वही वोट कर सकता था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो वुमेन है उसको एक्सक्लूड किया गया था। किससे? वोट से। राइट फॉर ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। और इन्होंने एक जैकोब में पीरियड क्या किया, एक इस्टेब्लिश किया जैकोब को, मतलब एंजॉय क्या करने के लिए? राइट टू वोट के लिए। हाउ एवर द नेपोलिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस द वुमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। लेकिन अगर नेपोलिक कोड की बात की अगर हम देखें उसको, तो उसने क्या किया? उसने वुमेन्स के जो राइट्स को उसको रिड्यूस किया, और उसने जो रिड्यूस करके जो उनकी अथॉरिटी थी उसके हस्बैंड और उनके फादर को दे दी गई। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन and non-period property men organized opposition movement demanding equal political rights. जो मैन थे वुमेन्स, जो मैन थे विदाउट प्रॉपर्टी, जो वुमेन्स थी उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, डिमांड की कि हमें भी एक इक्वल राइट्स दे दी जाए। इन द इकोनॉमी स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर मार्केट। लेकिन एक इकोनॉमी के अंदर भी देखा गया कि लिबरलिज्म आना चाहिए, जिससे जो मार्केट सब फ्रीडम हो जाए। क्या हो जाए? टैक्सेस फ्री हो जाए, एबोल्यूशन द रेस्ट्रिक्शंस हो जाए, मूवमेंट्स हो, जो गुड्स एंड जो गुड कैपिटल एंड गुड्स है उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, फ्रीडम होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। काफ़ी डिमांड थी इमर्जिंग जो मिडिल क्लास पीपल थे उनके लिए। लेट अस द टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन ऑफ द इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कंट्रीज। ठीक है ना। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर had created out of the countless small principalities a confederation of 39 states। एक कॉन्फेडरेशन बनाई हुई थी 39 स्टेट्स की नेपोलियन ने। each of these post its own currency, सबकी अपनी करेंसी थी, वेट एंड मेजर्स सबके अपना वेट अलग अलग सबकी वो था वहाँ पर हर स्टेट्स का। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1832 फ्रॉम हम्बर्ग टू न्यूमबर्ग टू सेल देयर हीज गुड्स। मतलब अपने माल बेचने के लिए गया हम्बर्ग से न्यूमबर्ग तक, और उसने टू पास थ्रू द 11 कस्टम्स बैरियर्स
11 कस्टमर्स को पार किया, ठीक है ना, एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ईच, और हर जगह उसने 5% अपना जो टैक्स था, जो ड्यूटी थी, उसने डिडक्ट कराई अपने उसमें से जो भी उसके पास गुड्स था। एंड ड्यूटीज वर ऑफ्टन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और सबके यहाँ अलग अलग वो था, अलग अलग रीजन में अलग अलग वेट एंड अलग अलग कैलकुलेशन थी कि वेट कितना है और टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन सबकी अलग अलग थी वहाँ पर। द मेजर ऑफ द क्लॉथ्स फॉर एग्जाम्पल वाज द एल इच विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, सबका लेंथ भी अलग अलग थी वहाँ पर मापने के लिए। सपोज टेक्सटाइल मटेरियल है आपके पास कोई, फ्रैंकफर्ट के अंदर देखा गया वुड गेट यू 54 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ्स, इन मेज में 55.1 एंड सेंटीमीटर, न्यूमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर एंड फेरीबर्ग में 53.5। देखो एक मीटर का जो वो मापने का था सबका अलग अलग था हर स्टेट्स में, ठीक है ना। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्जर्व्ड ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, grow to new commercial classes to who agreed the creation of the uniform economic territory along the unhindered movement of goods, people and capital। देखो क्या चाहती कॉमर्शियल क्लासेस कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए सब हट जाएं, ठीक है ना, और गुड्स और एक्सपोर्ट का एक इकोनॉमिक कंडीशन बनाया जाए, एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, टेरिटरीज बनाया जाए जिससे फ्री ऑफ गुड्स हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन और जेवलिन वाज फॉर्म द इनिशिएटिव प्रूशिया जोन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, उन्होंने जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया, फॉर्म जुवलिन बनाया, ठीक है ना। द यूनियन एबोलिश द टैरिफ बैरियर्स, और उस यूनियन ने जो टैरिफ्स थे उनको जो बैरियर्स थे उनको एबोलिश कर दिया गया, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 30 to 2, जो 30 से ऊपर करेंसी थी वो 2 में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ 2 करेंसी रह गई थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलस मोबिलिटी ऑफ राशनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशंस, और जो रेलवे था इसने ये नेटवर्क सब में फैला और यूनिटी लाई, रेलवे से क्या है एक यूनिटी आई, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड स्ट्रेन द वाइंडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोविंग एट द टाइम, और ये स्ट्रेंथ वो बना इकोनॉमिक के लिए, नेशनल की स्ट्रेंथ बना और यूनिटी आई, ठीक है ना, और सेंटिमेंट ग्रोविंग ऑफ द टाइम, ये ग्रोविंग का टाइम था। ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, मतलब नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया था। फ्रॉम यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइव ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव होता है एक रूढ़िवादी चीज़ें जो पहले परंपराएं जो पहले से चलती आ रही है, हमारे देश में भी, वहाँ फ्रांस में भी चल रही थी, तो वो कंजर्वेटिव कहा जाता है उसको, ठीक है ना। कंजर्वेटिव बिलीव्स द एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट ऑफ द सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है ना, जो पहले चलती आ रही हैं, मोनार्ची दे, चर्च थे, वो सब पहले चलता आ रहा है, जो परंपरा जो कस्टम्स है हमारे, ठीक है ना बेटा, वो सब। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउ डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी प्री रिवोल्यूशन डे rather realized the from change initiated by नेपोलियन, चेंज करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं हुआ। डेट द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्ची, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन की से क्या हो रहा था कि वो जो सोसाइटी वो स्ट्रेंथ हो रही थी, मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, ठीक है ना। इट कुड in fact strength traditional it could make state power more effective and strong, लेकिन जो मॉडर्नाइज किया जा रहा था उससे जो हमारी पावर थी इफेक्टिव और थी, स्ट्रॉन्ग और थी। द मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथ ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ यूरोप, कई चीज़ें जो बुराइयाँ थी वहाँ पे ख़त्म हो जा रही थी, क्या एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी आ रही थी, डायनेमिक इकोनॉमी आने, एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म होता, जो टैक्सेस थे वो भी खत्म होते जा रहे थे, सेफरडम खत्म हो रहा था वहाँ पर, ठीक है ना। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया हु हैड द कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मीट एट वियना, उन्होंने ब्रूशिया और रशिया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया कलेक्टिव डिफीट किया, किसको, नेपोलियन को उन्होंने मिलकर डिफीट किया था। मीट द एट ए वियना एट ड्रॉप द सेटलमेंट फॉर यूरोप सेटलमेंट किया गया था। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूल मैट्रिच, ठीक है ना, जो होस्टेड था कौन था, ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मैट्रिच ने इसको होस्ट किया था। डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ विने इन 1850, वन मार्क्स में पूछ रहा था ट्रीटी ऑफ विने क्या होता है, विना क्या होता है, 1815 में बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और किसने किया था इसको, ड्यूक मैट्रिच ने, ठीक है ना, होस्ट किसने किया था।
with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been disposed during the French Revolution, restored to power, and France lost the territories and annexed under the Napoleon. देखो, बुरबोन डायनेस्टीज को डिस्पोज किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एंड रिस्टोर किया गया पावर्स को. फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज ऑफ द एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. जो भी नेपोलियन के अंडर आ जाता उसको लॉस कर दिया गया, जो भी जुड़ा हुआ था उसके अंदर. ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप द ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर. फ्रांस की जो बाउंड्रीज तो उसको सेटअप कर दिया गया, मतलब कि प्रिवेंट किया कर दिया गया, जिससे फ्यूचर में वो फ्रांस जो है अपनी जो लैंड है उसको एक्सपेंशन ना कर सके. ठीक है ना, जो बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंशन ना कर सके. थस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ एंड गिनेवा वाज एडेड टू पेडियोमोंट इन द साउथ एंड पर्शिया was given the important new territory in the western frontiers, while Austria was given the control of northern Italy. देखो बेटा, तो किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स इन द इंक्लूड बेल्जियम भी सेटअप कर दिया गया नॉर्थ के अंदर. जियो एडेड द पेडियोमेंट इन द साउथ, पर्शिया टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर. ये किसके? सिर्फ फ्रांस के चारों तरफ इसको किया जा रहा था. वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्थन इटली, ऑस्ट्रिया को सेटअप कर दिया गया इटली के. बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स that had been set up the Napoleon was left untouched. उसको नहीं छेड़ा गया. जो 90 स्टेट्स थे उनको बिल्कुल टच नहीं किया गया. In the east, Russia was given part of the Poland, and while Prussia was given a portion of Saxony. In the main intention was to restore the monarchy. वहाँ पे दोबारा से इस चीज़ को रिस्टोर किया गया monarchy को. Had been the overthrow by the Napoleon and created new conservative order in Europe. और दोबारा से न्यू कंजर्वेटिव स्टार्ट किया गया, रूढ़िवादी परंपराएं को दोबारा से स्टार्ट किया गया, क्योंकि वे मानते कंजर्वेटिव में क्या होता है बेटा कि जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो होती है. ठीक है ना. कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप 1850 ऑटोक्रेटिक. क्या हो गया? ऑटोक्रेटिक था. ही डिड नॉट tolerate the criticizement, dissent, sought to curb activities, questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship, law control, what was said in newspapers, books, play, songs, मतलब जो भी फ्रीडम वाली चीज़ें थी उन पर एक सेंसरशिप लगा दी गई, एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, जिससे वे फ्रीडम उसको आइडियोलॉजी थी उसको एक्सप्रेस ना कर सके बुक्स के थ्रू. ठीक है ना, प्ले के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू. ठीक है ना, लिबर्टी को शो ना कर सके, फ्रीडम को शो ना कर सके. ठीक है बेटा. एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉर्थलेस कंटिन्यूस इंस्पायर लिबरल्स. वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म हु न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. देखो उन पर रेस्ट्रिक्शन तो लगा, लेकिन वो चीज़ें निकल के आ रही थी, क्रिटिसाइज की जा रही थी बार बार. ठीक है ना, फ्रीडम के लिए. ओके ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर. हाँ बेटा. द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर फ्लोविंग द 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिज्म लिस्ट अंडरग्राउंड. उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया, जो भी मतलब रिवॉल्यूशनरीज थे उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, और सीक्रेट सोसाइटीज चारों तरफ फैल गई यूरोपियन के स्टेट्स के अंदर. ट्रेन रिवोल्यूशन एंड सेपरेट देयर आइडियाज, और मतलब आइडिया फैलाने लगी. टू बी रिवोल्यूशन एट दिस टाइम मीन टेक कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्चिकल फॉर्म्स हैड बीन एस्टैब्लिश आफ्टर द विनिंग ऑफ कांग्रेस एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम्स. जो रिवोल्यूशनरीज थी, जो कमिटमेंट अपोज किया गया था मोनार्ची के, और लिबर्टी की बात की जा रही थी, फ्रीडम की बात की जा रही थी. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी also saw the creation of nation states. Nation states को create करने की बात कर रहे थे as a necessary part of the struggle of freedoms. One such individual by Italian revolutionary Giuseppe Mazzi, born in Genoa in 1807. He becomes a member of secret society का member था कार्बोनरी के अंदर. As a young man 24, he was sent into his exile in the 1831. And attempting a revolutionary Liguria. He subsequently founded 2 and more underground societies. उसने 2 सोसाइटी का स्टैब्लिश किया. फर्स्ट यंग इटली इन मर्सिलीज थी, देन द यंग यूरोप इन बर्लिन के अंदर था. हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन एंड पोलैंड. फ्रेंच, इटली एंड जर्मन स्टेट्स. मैजी बिलीव्ड गॉड एंड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड.
मेजिन ये मानते थे कि जो नेशन है वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है, मैनकाइंड। सो इटली could not continue to be a patchwork of the small states and kingdom. It had to be foregone into a single unified republic within a wider alliance of nations. काफ़ी alliance किए गए। The unification alone could be the Italy liberty। क्या है? इटालियन लिबर्टी की बात की गई। Following the his models, secret society were set up in Germany, France, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। और जो सीक्रेट सोसाइटी वो स्टैब्लिश की गई जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर। मैजी relentless opposition in to monarchy, his vision of democratic republic, fight of conservatives। जो मैजी था उसका जो अपोजिशन, मोनार्ची की अपोजिशन था, और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता था। ठीक है ना। मैट्रिक्स डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ये आपको पता ही है कि जो मैट्रिक्स था उसने द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, वो किसके लिए खतरनाक था? सोसाइटी के ऑर्डर के लिए। ठीक है बेटा। ये मैजी के पिक्चर्स दिखाई हुई है बेटा। मैजी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्लिन 1833। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर। और तब नेक्स्ट क्लास बेटा जो भी होगी उसके बारे में बताएंगे आपको। इतना आप कर लें।